हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्जाम हो। जनरल साइंस में भी इससे कई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक छोटी सी यूनिट कोशिका से बना होता है। कोशिका में मेनली दो चीजें होती हैं। एक सेल के अंदर दो चीज हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, एंड न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं केंद्रक। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड अदर्स, ये सब पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एक अलग से कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर केंद्रक, जिसके अंदर गुणसूत्र जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रक द्रव्य, ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो अगर हम एक लाइन में बोले तो केंद्रक जो है वो एक कोशिका का कंट्रोल यूनिट होती है। यहीं से पूरी कोशिका कंट्रोल होती है, क्योंकि मेन चीज जो है न्यूक्लियस के अंदर वो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम ही पूरी सेल को चलाता है। अब क्रोमोसोम कैसे चलाता है, देखिए, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स, और जीन्स बनाते एक प्रोटीन, और प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं एक सेल के अंदर, उन सबको कंप्लीट करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की और सेल साइकिल। तो साइटोप्लाज्म को हम यहां पर इग्नोर करेंगे। हम यहां पर साइटोप्लाज्म की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम यहां बात करेंगे तो न्यूक्लियस की। देखो, अगर सेल डिवीजन देखा जाए तो वास्तव में सेल डिवीजन न्यूक्लियस का होता है। एक न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि गुणसूत्र का बंटवारा होता है या केंद्रक का बंटवारा होता है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा बाद में होता है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो रहा है तो इस क्रिया को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो माने होता है केंद्रक और काइनेसिस डिवीजन। अगर न्यूक्लियस का बंटवारा होता है तो हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और अगर साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बंट जाता है। केंद्रक भी दो भागों में बंटता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो विभाजन जो है वो क्रोमोसोम का होता है, न कि साइटोप्लाज्म का। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्चो। तो उन्होंने बताया था कि नई सेल्स का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिका से विभाजन द्वारा होता है। ये हम अब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि नई सेल का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिका से होता है, लेकिन कैसे होता है उस समय कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बताया, या उसके बाद जो धीरे धीरे रिसर्च आगे हुई तो पता चला कि भाई कोशिका का विभाजन, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं कोशिका विभाजन के द्वारा बनती है। अब तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे हो चुकी है।
माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस में होने वाली सभी अवस्थाएं, माइटोसिस में होने वाली सभी अवस्थाएं, कौन सी अवस्था में क्या होता है, वो सब पता चल चुका है। ठीक है, तो उस समय केवल ये बताया था बच्चों ने कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है, और आज हम जानते हैं कोशिका विभाजन द्वारा होता है। आगे बढ़े तो देखो इस समय क्या है कि चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो पादप है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो शैवाल है, सभी जीव अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, और अपनी कोशिकाओं में जो वृद्धि करते हैं तो उस क्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा वो वृद्धि करते हैं, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें जो जनक कोशिका होती है, वो जनक कोशिका दो भागों में बट जाती है। कोशिका विभाजन हम आगे चले तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? नंबर 1 एमाइटोसिस, इसको कहेंगे हम असूत्री विभाजन। नंबर 2 माइटोसिस, इसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन। और तीसरा है मियोसिस, इसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रकार के विभाजन है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ये 3 प्रकार के विभाजन सेल के अंदर पाए जाते हैं। एक एक कर हम यहां पर इनको पढ़ेंगे। तो देखो पहले हम बात करें तो असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। देखो एमाइटोसिस जो है ये सभी के अंदर नहीं पाया जाता है। एमाइटोसिस, इसको हम असूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए ये सेल, इस एमाइटोसिस की खोज रीमेक ने की थी और चूजे की भ्रूण कोशिकाओं में की। चूजे की भ्रूण कोशिकाओं में की रीमेक ने चूजे की भ्रूण कोशिकाओं में एमाइटोसिस की खोज की थी। एमाइटोसिस में क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, जिसमें ये मान लीजिए इसका क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम वाला पार्ट है। तो देखो इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई गुणसूत्र बनता है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इस समय देखो ना तर्कु तंतु बनते हैं, ना ही गुणसूत्र बनता है, बल्कि जो केंद्रक है ये केंद्रक एक डंबल आकार का हो जाता है। इनकी सेल जो है वो इस तरह से हो जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से डंबल आकार का हो जाता है, ऐसे। और फिर ऐसे ही ये 2 भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है। 1 न्यूक्लियस दिस एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियस। और फिर ये 2 कोशिकाएं हो जाती है, एक सेल, सेकेंड सेल, 1 सेल, सेकेंड सेल। दिस इज एमाइटोसिस। इसमें देखो ना तर्कु तंतु बने, ना क्रोमोसोम का कुछ हुआ, यानी कि हम ये कहें कि भाई ना तो इंटरफेज आई, ना प्रोफेज आई, ना मेटाफेज, ना एनाफेज, ना टीलोफेज, कुछ नहीं आई। जो क्रोमोसोम यानी कि जो केंद्रक था वो डंबल आकार का हुआ, और फिर वही 2 भागों में बट गया और 2 कोशिकाएं अलग अलग बन गई। दिस इज एमाइटोसिस। इसकी खोज रीमेक ने चूजे की भ्रूण कोशिकाओं में की थी।
और भ्रूण कोशिकाओं की भी अगर पूछे आगे कि भ्रूण कोशिकाओं की क्या, भ्रूण कोशिकाओं की आरबीसी। देखो बात यह है, अब बात आ गई कि भाई आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, फिर इस चूजे की भ्रूण की आरबीसी में कहां से आ गया। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि शुरू में जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है, लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो फिर जो बॉडी होती है उसमें सेल्स बढ़ती है, जब सेल्स बढ़ती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है हीमोग्लोबिन या आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो फिर पता चलता है धीरे धीरे आरबीसी को कि भाई तुमको अधिक हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, चाहे भले केंद्रक हो या ना हो, अगर बॉडी को जीवित रखना है तो ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करना पड़ेगा, ज्यादा ले जाना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे उसमें से केंद्रक लुप्त होता है, और जितना केंद्रक लुप्त होता है उस पूरे के पूरे स्थान में हीमोग्लोबिन भर जाता है, फिर वो आसानी से बहुत अधिक ऑक्सीजन को लेके जा सकती है। इसलिए भ्रूण में तो आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन वयस्क में केंद्रक नहीं होता। तो ये हम केवल रिमैग ने चूजे की भ्रूण की आरबीसी कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं माइटोसिस। देखो जब भी आप सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आ सकता है तो केवल ये जो वैज्ञानिक हैं इनके नाम आ सकते हैं, इससे रिमैग नहीं की थी। अब यहां पर बात करते हैं, पहले सेल साइकिल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे माइटोसिस की। सेल साइकिल, तो देखो एक सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें दो चीजें यानी कि दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक में ये सर्किल बना रहा हूं, ये एक सर्किल है, और इस सर्किल में विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक अवस्था ये हो गई, एक अवस्था ये हो गई, एक ये हो गई। अब मैं इनके नाम लिख रहा हूं, जैसे यहां से लेकर और यहां तक, ये जो पूरी अवस्था है यहां से और यहां तक, इसे हम नाम देते हैं इंटरफेज। इसका नाम है इंटरफेज। और ये जो अवस्था है जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये इसको हम नाम देते हैं एम फेज। ये जो एम फेज है ये खुद अब 4 भागों में डिवाइड होती है, जिसके नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट है टीलोफेज। ये इनके नाम है। अब इंटरफेज को भी फिर 1, 2, 3 भागों में बांटा गया है। तो दिस इज G1 फेज, G1, this is S, this is G2, G1, S and G2। तो इंटरफेज में G1, S, G2 होता है, और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। अब मान लो कोई सेल यहां से स्टार्ट होती है और इस पूरे फेज से होके गुजर जाती है, तो ये जो चक्र है इस चक्र को हम कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं इसको? सेल साइकिल, कोशिका चक्र। जब कोई सेल एक विभाजन करने के बाद यानी कि इस पूरे चक्र में घुस जाती है या घूम जाती है,
तो उसको हम कहते हैं जीवन फेज। एक अवस्था आती है क्विसेंट स्टेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। उस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं करती है, कोशिका बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है, कोशिका रेस्ट की अवस्था में होती है, जिसको हम कहते हैं विश्राम अवस्था। अब विश्राम अवस्था से जब कोई सेल एक्टिव होती है, इनकी डिवाइड होती है, तो डिवाइड होने के बाद वो सेल फिर दोबारा डिवाइड होगी, फिर दोबारा डिवाइड होगी, तो उस पूरे प्रक्रम से गुजरेगी। इंटरफेज और एमफेज, इंटरफेज एमफेज ये चलती रहती हैं। तो इसे हम कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कहते हैं इसको? कोशिका चक्र। इस कोशिका चक्र में 1, 2, 3 अवस्थाएं इंटरफेज में है और 4 अवस्थाएं एम फेज के अंदर है। तो एम फेज को अगर हम देखें तो एम फेज तो वही माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इंटरफेज जो है वो दोनों में एक समान होती है, चाहे वो माइटोसिस हो और चाहे वो मियोसिस हो। हम एक एक करके यहां पर इनका डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं लेता हूं इंटरफेज। इंटरफेज या इसे हम कहते हैं अंतरावस्था, हिंदी में कहेंगे अंतरावस्था। हिंदी में याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अंग्रेजी में ही याद करना है। इंग्लिश में याद करो, सिंपल है। जीवन अवस्था इंटरफेज में पहली अवस्था है, जिसका नाम है जीवन अवस्था। तो देखो, इंटरफेज में जब सेल होती है तो उस समय इंटरफेज को एक सिंपल सी अगर हम बात करें, सिंपल सी, बहुत सिंपल, तो देखो एम अवस्था जिसमें 4 अवस्थाएं हैं, इनकी एक्चुअल में जो विभाजन है ना वो एम अवस्था में होता है। यहां तक तो केवल सेल को तैयार करते हैं विभाजन के लिए। अगर किसी सेल के अंदर इंटरफेज नहीं हो और वो सेल डिवाइड हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर कोई सेल डिवाइड होनी है तो पहले उसको इंटरफेज में आना होगा और उसके बाद वो सेल फिर एम फेज में जाएगी। इंटरफेज के बिना कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो सकती है। देखिए, पहले हम बात करते हैं जीवन की। तो देखो, जीवन जो है ये सबसे पहली अवस्था है इंटरफेज की। देखो, मेनली बात यह है कि जब कोई सेल रेस्टिंग फेज से निकल करके जीवन फेज में आती है, तो रेस्टिंग फेज में वो सेल बिल्कुल एक्टिव नहीं होती, वो बिल्कुल शांत रहती है, आराम की अवस्था में है, कोई काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो जीवन में आती है, उसका साइटोप्लाज्म, इसको हम कहें जीव द्रव्य, उसका जीव द्रव्य एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम्स का संश्लेषण वो करती है। अब देखो, एकदम से तो प्रोटीन संश्लेषण होगा नहीं, तो सबसे पहले तो एमआरएनए का निर्माण करेगी, उसके बाद वो प्रोटीन का निर्माण करेगी, और उन्हीं प्रोटीन में से कुछ एंजाइम बन जाएंगे, कुछ प्रोटीन रह जाएंगे। तो देखो, मेन चीज क्या क्या होती है। नंबर 1, सबसे पहले तो सेल एक्टिव होती है। सेल एक्टिव होती है। उसके बाद दूसरा, विभिन्न प्रकार के एमआरएनए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब एक चीज समझिए भाई, कि जो एस फेज है, इस एस फेज का नाम होता है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस किसका? डीएनए का। डीएनए का रेप्लिकेशन कहें या सिंथेसिस कहें, बात एक ही है। तो जीवन के अंदर अगर देखा जाए तो उन सभी प्रोटीन्स का, एमआरएनए का संश्लेषण होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद देखो, नाइट्रोजन युक्त क्षार, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस ATCG, कौन कौन से डीएनए पाए जाते हैं? ACTG का संश्लेषण होता है। ACTG का
संश्लेषण होता है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी कि लगभग सबसे ज्यादा से मतलब ये है कि कम से कम 25 से 30 लगभग 30 से 50% समय इस अवस्था में लगता है। 30 से 50% समय इस अवस्था में लगता है। 30 से 50% का समय इस अवस्था में लगता है। तो देखो कम से कम मैं कहूं भाई 12 घंटे इस अवस्था में लग जाते हैं। 12 घंटे इस अवस्था में लग जाते हैं। उसके बाद एस अवस्था आती है, एस फेज या एस अवस्था। एक चीज थोड़ा सा यहां पर समझने वाली है, वो ये है कि देखो जब भी सेल रेस्टिंग फेज में है उससे वो जीवन में आती है और जीवन से फिर वो एस में जाती है। तो जीवन और एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जीवन अवस्था के अंदर मान लो डीएनए के अंदर कोई त्रुटि है या कोई डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को पहले चेक किया जाता है, उसे सही किया जाता है। अगर एक बार समझो कि अगर मान लो जीवन की सेल के अंदर कोई डिफेक्ट है और वो सेल डायरेक्ट एस अवस्था में आ गई और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, फिर वही सेल जीटो में जाएगी, फिर वही सेल एम फेज में जाएगी, तो वही डिफेक्टेड डीएनए जो है वो आगे की सेल्स में जाएगा। इससे उत्परिवर्तन हो जाते हैं और वो सेल अब अनकंट्रोल हो जाती है। इसलिए विशेषकर डीएनए का ध्यान रखा जाता है कि जब भी डीएनए की कॉपी होगी या डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उस डीएनए में किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार तो उसको रेप्लिकेशन से पहले चेक किया जाता है और एक बार उसे रेप्लिकेशन के बाद चेक करते हैं, दोनों समय चेक किया जाता है। अब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी बस यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमेटिड ये हो गया और उसका दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया। ये जो मैं जोड़ रहा हूं ये सेंट्रोमियर है। दिस इज सेंट्रोमियर। These are chromatids। ठीक है। क्रोमोसोम जो बना होता है वो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर या प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये समझो कि मान लो किसके अंदर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड धागा है, एक श्रृंखला है डबल स्ट्रैंडेड, और इस डीएनए में इस क्रोमेटिड के अंदर ये स्ट्रैंड है। दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं तो कितने मॉलिक्यूल डीएनए के होते हैं, तो यहां पर ध्यान रहे कि 2 श्रृंखलाएं अलग अलग क्रोमेटिड के अंदर होती हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस समय प्रत्येक श्रृंखला यानी कि जो ये डीएनए है, प्रत्येक डीएनए के मॉलिक्यूल से एक एक डीएनए का मॉलिक्यूल और बन जाता है।
देखो, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये बिफोर रेप्लिकेशन, और ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये आफ्टर रेप्लिकेशन। अब देखो, सेल के अंदर डीएनए बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बढ़ेगा, तो उसका थोड़ा सा आकार बढ़ता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा क्रोमोसोम बनाया है, ये देखो, थोड़ा बड़ा बनाया है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये इस तरह से एक ही क्रोमेटिड के अंदर अब दो दो मॉलिक्यूल डीएनए के हो जाते हैं। इनकी रेप्लिकेशन आफ्टर रेप्लिकेशन, ये आफ्टर रेप्लिकेशन है। पहले एक श्रृंखला थी डीएनए की, अब प्रत्येक के अंदर दो दो श्रृंखला हो जाएंगी। इस तरह से, इस तरह से ऐसे देखो, ये बिफोर रेप्लिकेशन है, ये आफ्टर रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन से पहले और रेप्लिकेशन के बाद एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिससे प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर उपस्थित जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका रेप्लिकेशन होने से प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर दो दो डीएनए की श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। ठीक, अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको अगर उतार लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। यहीं से मैं आपको तो बता देता हूं कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। देखो, हम जब बात करते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस को अलग अलग कैसे मानते हैं, कि माइटोसिस अलग से हो, डिफरेंस कैसे करते हैं, कि माइटोसिस में क्रोमोसोम कैसे जाते हैं, कि वो एक ही सेल के अंदर उतने ही क्रोमोसोम मिलते हैं, और मियोसिस में कैसे जाते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर दो कोशिकाओं के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। देखिए, जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम वाला जो सेंट्रोमियर है, देखो एक ही क्रोमेटिड, अब यहां पर देखिए, यहां एक पूरा क्रोमोसोम है, इस एक पूरे क्रोमोसोम के अंदर अगर देखा जाए तो दो क्रोमेटिड, दोनों के अंदर दो डीएनए के मॉलिक्यूल, बीच में सेंट्रोमियर। आफ्टर रेप्लिकेशन प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर दो दो डीएनए का मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर जो डीएनए था वो 2n था, और यहां पर जो डीएनए वो हो गया 4n, चार श्रृंखला होगी। जब इनका बंटवारा होता है तो डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से टूटते हैं, ऐसे लंबवत, ऐसे इस तरह टूटते हैं। ये देखो, टूट गए। जिससे क्या होगा, आप देखो यहां पर, इससे एक क्रोमोसोम बनेगा, इससे दूसरा क्रोमोसोम बनेगा, टूट गए। भाई सीधी सी बात है, हम कहते हैं माइटोसिस के अंदर कि माइटोसिस में जब कोई सेल डिवाइड होती है 2n कोशिका, तो बनने वाली दोनों उत्तरी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। और मियोसिस में जब कोई सेल डिवाइड होती है 2n कोशिका, तो बनने वाली पहली दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, और उसके बाद एक बार डिवीजन और होता है तो बनने वाली चारों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या n हैप्लॉइड होती है। तो यहां स्थिति ये है, यहां भी इंटरफेस तो दोनों के लिए समान ही होगी भाई। देखो, यहां हम देखें तो यहां भी ये 4n ही होता है, और यहां अगर हम देखें तो यहां भी ये 4n ही होता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहां पर डिवीजन 2 बार होता है और यहां पर डिवीजन 1 बार होता है। दोनों डिवीजन में इंटरफेस केवल एक बार ही आती है, 2 बार कभी नहीं आती कि यहां पर डिवीजन 2 बार हो रहा है तो क्या इंटरफेस 2 बार आएगी, नहीं जी। इंटरफेस दोनों प्रकार के डिवीजन में केवल एक बार ही आती है। तो यहां हम देखें इधर, तो क्रोमोसोम का जो बंटवारा है वो इस तरह से लंबवत होता है। तो लंबवत होने से, यानी कि अगर हम इसमें लंबवत बंटवारा नहीं हो उससे पहले देखें तो यहाँ पर केवल डीएनए के पूरे क्रोमोसोम में 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ही क्रोमेटिड के अंदर 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि एक ही क्रोमेटिड से 2 क्रोमोसोम बन सकते हैं। अगर इससे 2 बनेंगे तो इससे भी 2 बन जाएंगे। ऐसे देखो, एक क्रोमोसोम मान लो 2n का है, ठीक है, उसका रेप्लिकेशन हुआ 4n बन गए, 4n बन गए, फिर डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया,
तो 2 एंड 2 एंड, यानी कि 2 क्रोमोसोम इधर से और 2 क्रोमोसोम इधर से, 4 क्रोमोसोम यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है कि समजात क्रोमोसोम से क्या लेना देना है, कोई किसी से मतलब नहीं है। यहां हमें केवल क्रोमोसोम का बंटवारा करना होता है माइटोसिस के अंदर। तो यह है डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद। अब हम अगर डीएनए के रेप्लिकेशन का एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो यहां पर हम लेते हैं टाइम और यहां पर लेते हैं हम डीएनए की मात्रा या डीएनए की क्वांटिटी। तो डीएनए की मात्रा में हम लेते हैं, तो देखो इधर से चलते हैं, मान लीजिए कुछ डीएनए की मात्रा होती है, हम यहां से नहीं चाहिए, जीरो थोड़ी होती है भाई, कुछ तो मात्रा होती है डीएनए की। ठीक है, ये इसका जीवन होता है जिसमें डीएनए की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, दिस इज एस। फिर उसके बाद G2 के अंदर भी डीएनए की मात्रा दुगनी ही रहती है, यहां डिवीजन नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर एम फेज आती है और डीएनए की मात्रा, दिस इज एम फेज, और डीएनए की मात्रा वही सिंगल हो जाती है। दिस इज ग्राफ ऑफ इंटरफेज और इनकी सेल साइकिल का ग्राफ है। और जो एस अवस्था होती है इसमें भी लगभग 12 घंटे का टाइम लिया जाता है, इसमें भी लगभग 12 घंटे का टाइम लिया जाता है। अब आती है अपनी G2 अवस्था। तो देखो जीवन अवस्था हमने देख ली, एस अवस्था हमने देख ली, अब है G2 अवस्था। तो देखो G2 अवस्था, देखो जिस प्रकार से जीवन के अंदर उन प्रोटीन एमआरएनए का संश्लेषण हुआ जो एस के लिए आवश्यक थी, अब G2 है तो G2 के अंदर उन प्रोटीन्स का संश्लेषण होगा जिनकी आवश्यकता हमें एम फेज में पड़ने वाली है। तो सिंपल सी लाइन है G2 के लिए कि G2 फेज में उन सभी प्रोटीन्स का निर्माण होता है जो प्रोटीन्स किसमें आवश्यक होंगे हमको, एम फेज में, और इसमें भी लगभग इतना ही टाइम लगता है, 12 घंटे का। एम फेज जो है उसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो दिस इज इंटरफेज, यहां से लेकर के और यहां तक। अब देखो G1, G2 एंड G1S एंड G2 एक बार इंटरफेज हो गई तो एक ही सेल के अंदर 4n क्रोमोसोम हो गए, यानी कि डीएनए की जो मात्रा 2n थी वो अब 2n से जस्ट डबल 4n हो गई। अब कोई भी सेल इस कंडीशन में नहीं रह सकती, 4n कंडीशन में नहीं रहेगी, हमेशा ये डिवाइड होगी, क्योंकि जीवन की जो अवस्था है वो हमेशा द्विगुणित अवस्था है। एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के तो पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में 2n अवस्था ही बेस्ट अवस्था है, इसी में वो जीवन जी सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अवस्था अगर आती है तो वो जीव के लिए हानिकारक होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।